नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज बीजेपी के मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं और दिल्ली से मुहर लगते ही लिस्ट जारी हो जाएगी। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली में यूपी भवन में मौजूद हैं। मेयर के उम्मीदवारों को लेकर केंद्रीय आला कमान से चर्चा करेंगे। हाई कमान से हरी झंडी मिलने के बाद मेयर उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। बीजेपी पहले चरण के मेयर के 10 प्रत्याशियों के नाम जारी करेगी। इससे पहले सीएम आवास पर कल हुई बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने की खबर आई थी। खबर है कि नगर पालिका अध्यक्षों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं, जो आज जारी किए जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर प्रत्याशियों के नाम प्रदेश स्तर से जारी किए जाएंगे, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के नाम क्षेत्रीय कार्यालय से जारी किए जाएंगे। तो लिस्ट तैयार हो गई है, आलाकमान को भेज दी गई है। आज केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद, लिस्ट पर मुहर लगने के बाद वो लिस्ट देर शाम तक जारी हो सकती है। इसके लिए पार्टी के महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। इस वक्त यूपी भवन में हैं। आज शाम मुलाकात भी होनी है पार्टी नेतृत्व से और उसके बाद शाम तक ये लिस्ट भी जारी हो सकती है। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि लिस्ट तैयार हो गई है, केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और इसी कड़ी में भूपेंद्र चौधरी और पार्टी के महामंत्री दिल्ली में मौजूद हैं। वैसे तो बीजेपी में सब कुछ बहुत सीक्रेट होता है, लेकिन आपके सोर्स भी बहुत तगड़े हैं, तो क्या कुछ नाम सामने आ पाए हैं क्या? क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुछ लोगों के नाम कट सकते हैं, कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर हम महापौर की सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कई महापौर के जो मौजूदा महापौर हैं उनके टिकट बदलेगी। उसमें चाहे कानपुर की बात हो या लखनऊ की बात हो या आगरा की बात हो, ऐसे तमाम नगर निगम हैं जिन पर नए इस बार चेहरे चुनावी मैदान में होंगे। उसकी वजह यह है कि कई सीटें रिजर्व हो गई हैं, ऐसे में उनका बदला जाना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ महापौर ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उस लिहाज से वो फिट नहीं बैठते हैं, तो नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी चयन में महापौर की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कल भारतीय जनता पार्टी की दिन भर बैठक चली संगठन की और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई महापौर के प्रत्याशी चयन को लेकर। और जो वो लिस्ट फाइनल हुई मुख्यमंत्री आवास पर, उस लिस्ट को लेकर भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री संगठन धर्मपाल दिल्ली में मौजूद हैं और केंद्रीय नेतृत्व से आज चर्चा करेंगे उन नामों को लेकर। और चर्चा के बाद जो सूची फाइनल होगी वो आज जारी कर दी जाएगी। दरअसल 17 को नामांकन है, पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज सूची महापौर की जो पहले चरण के प्रत्याशी हैं उनकी आ जाएगी। इसी तरीके से जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनकी सूची फाइनल हो चुकी है, चाहे वो सीतापुर हो, लखीमपुर हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो, ये सभी सूची फाइनल हो गई है। कल मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है उसमें अंतिम मोहर लग गई है नगर पालिका अध्यक्ष की सूची पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक साथ पहले चरण की जो सूची है वो जारी करेगी। जैसे ही महापौर का नामों पर चर्चा हो जाएगी केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व अपनी अंतिम मोहर लगा देगा। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर की सूची जारी कर दी जाएगी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष के जो और इसके अलावा पार्षद, वो जो सूची है वो क्षेत्रीय कार्यालय से, भारतीय जनता पार्टी की जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्तर से जारी होगी। यानी कि पार्षद और नगर पंचायत की सूची क्षेत्रीय कार्यालय से जारी हो जाएगी और ये सूची पहले चरण के लिए आज ही रात तक जारी होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है संकेत, इंतजार कर लेते हैं रात तक का। लेकिन एक बात जल्दी से और बता दीजिए, इससे पहले सीएम की तरफ से साफ कर दिया गया था, एक संदेश दिया गया था कि चाहे विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, परिवार के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए वो सीट के लिए या फिर टिकट के लिए दावेदारी पेश ना करें। खासतौर से मंत्रियों के लिए एक मैसेज था। क्या हम ये माने कि जो लिस्ट लखनऊ से भेजी गई उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है और कुछ वैसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी जो संदेश सीएम की तरफ से दिया गया था? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यही कहा था बैठक में और बात रखी थी और संगठन भी इस बात पर राजी है। दरअसल एक सिर्फ परहेज करना है कि उन प्रत्याशियों को नहीं उतारना है जो परिवार के हों और भाई भतीजावाद जो लगातार खुद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर आरोप लगाती है, तो ऐसे प्रत्याशियों से बचना है। लेकिन जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। जो मौजूदा महापौर हैं या मौजूदा इस समय अध्यक्ष हैं, उनका अगर वो किसी परिवार से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है और जिताऊ हैं तो उनको जरूर मौका दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए संकेत।
और इधर निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करने वाली है। निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है और प्रत्याशी चयन लगभग फाइनल हो चुका है। आज प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए हैं। क्या लग रहा है कब तक प्रत्याशी तय हो जाएंगे? देखिए, नॉमिनेशन से पहले सबको टिकट घोषित करेंगे और समय से नॉमिनेशन करेंगे और हमारे बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ता सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करेंगे और प्रचंड बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर, लखनऊ में महापौर को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कौन प्रत्याशी होगा। अपर्णा यादव जी भी आपके घर में बैठी हुई हैं इस समय आवास में। देखिए, सभी लोग हमारे लखनऊ के कार्यकर्ता भाई बहन जो हैं और ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। और बात करते एक और बड़ी खबर की। माफिया अतीक अहमद और अशरफ से धूमनगंज थाने में लगातार पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस के 7 अधिकारी एक बार फिर से धूमनगंज थाने पहुंचे हैं। 2 गाड़ियों से पहुंचे हैं यूपी एटीएस के अधिकारी। अतीक और अशरफ से पूछताछ करेंगे। यह माना जा रहा है कि अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर यह पूछताछ होनी है। इसके अलावा उमेश पाल शूटआउट में इस्तेमाल किए गए असलहे के बारे में भी पूछताछ कर सकती है एटीएस की टीम। जिस तरह से कल शाम कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र से कुछ असलहों की बरामदगी हुई थी, यह माना जा रहा है कि आज भी देर शाम तक यूपी एटीएस की टीम और धूमनगंज पुलिस अतीक और अशरफ को कहीं बाहर लेकर जा सकती है। एजेंसियां कुछ और बड़ी बरामदगी भी कर सकती हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद से पूछताछ लगातार की जा रही है। 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पुलिस को अतीक और अशरफ की कस्टडी रिमांड मिली हुई है। पुलिस को अगर ऐसा लगेगा कि कुछ और बरामदगी अभी करवाई जा सकती है तो पुलिस दोबारा से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि पुलिस अधिकतम 14 दिनों की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। तो एटीएस की टीम अभी धूमनगंज थाने में पहुंची हुई है, पूछताछ कर रही है। दरअसल पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद, इसके अलावा आईएसआई कनेक्शन सामने आने के बाद और जिस तरीके से विदेशी असलहों की बात सामने आई है, उसके बाद इस पूरे मामले में एटीएस की एंट्री हुई है। एटीएस की टीम सवाल जवाब कर रही है ताकि इस पूरे कनेक्शन को खंगाला जा सके। ये कोशिश फिलहाल अभी वहां पर की जा रही है। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जब पाकिस्तानी कनेक्शन की बात सामने आई थी, आईएसआई कनेक्शन की बात सामने आई थी, तभी यह साफ हो गया था कि एटीएस की टीम भी इसमें एंट्री करेगी और आज वही तस्वीर सामने आई है। एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। अभी भी जानकारी मिल रही है कि सेकेंड राउंड की पूछताछ हो रही है। कुछ बड़ी बातें सामने आ पाई हैं कि आप तक की पूछताछ में? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 तारीख को जिस रिमांड की बात की जा रही थी पीसीआर की, वो पीसीआर मिल गया और उसके बाद ताबड़तोड़ सवालों के एक बौछार है और तमाम ऐसा लिटरेचर है जो विद एविडेंस है पुलिस के पास, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जिसके बिहाफ पर पुलिस स्टेप बाय स्टेप उस पर वर्क कर रही है। इन सब के बीच एक जब पाकिस्तानी कनेक्शन आया, आईएसआई कनेक्शन आया, आर्म्स एंड म्यूनिशंस का कनेक्शन आया, तो एटीएस को भी इंटरफेयर करना पड़ा और इसके अलावा इंट्रोगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसटीएफ भी इंटरोगेट करना चाहिए। कल 11:05 से लेकर 7:25 के आसपास तक टीम लगातार डटी रही। उसमें एसीपी एनएन सिंह भी वहां मौजूद रहे उस दौरान और आईओ भी वहां मौजूद रहे। आईओ हालांकि 2 से 3 बार वहां आना जाना उसने रखा और उसने कहीं ना कहीं पूछताछ का में उनसे पूछा। उसके बाद शाम को 7:40 के आसपास पूरा मुफ्तीपुर क्षेत्र पड़ता है, जो बॉर्डर पड़ता है कौशाम्बी और इलाहाबाद का, वहां से कुछ बरामदगी की बात भी सामने आई थी। हालांकि पुलिस ने भी इसको पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल मैटर है, क्योंकि मेन चीज है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 17th की डेट, 17th of April 5 PM और आज की अगर बात की जाए, आज 15 तारीख है और लगभग 2:30 से 3 बजे का समय है। माना जा रहा है मात्र 48 घंटे से 50 घंटे अब सिर्फ बचे हैं इस पूरे में इनसे पूछताछ का। इन सब के बीच जहां एक और कौशाम्बी भी ले जा सकता है, फतेहपुर भी ले जा सकता है, इसके अलावा मऊ थाना चित्रकूट का उसका एक बॉर्डर पड़ता है, वहां रामपुरा एक जगह पड़ती है, वहां भी ले जाने की बात है। कुल मिला के पुलिस का सबसे बड़ा टास्क रहेगा कि ये जो आर्म्स हैं, ये जो असलाह हैं, ये कहां से आए, इसको लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो इनके शूटर्स हैं उन पे कहां से फाइनेंशियल एड उनको मिला, जो हवाला से कंसर्न मामला कैसा है, नेपाल का क्या कनेक्शन है, वेस्ट बंगाल का क्या कनेक्शन है, दिल्ली का क्या कनेक्शन है, यहां तक कि जिस बेटे की मौत हो गई, जिसकी बात को लेकर बार बार वो रोना शुरू कर देता है अशरफ उरे। हालांकि कई फेजेस में लगातार
कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई और आज भी अलग अलग फेजेस में बात हुई, जहां एक और सामने बिठा के बात हुई दोनों भाइयों को, अशरफ और अतीक को। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों एजेंसीज एक साथ पूछताछ कर रही हैं और अधिवक्ताओं की जो एक लंबी फेरिस्त है वो कहीं ना कहीं धूमनगंज थाना जाती है और उनकी शक्ल देख के वापस आ जाती है। ठीक है, सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, कल से अतीक के हाव भाव बेचैनी वाले रहे हैं। जितनी तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे पूछताछ के दौरान की रही हों या फिर जब उसको हथकड़ी लगाकर कौशाम्बी ले जाया गया, इसके बाद फिर उसको वापस लाया गया प्रयागराज मेडिकल के लिए ले जाया गया, आज उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में कोई जानकारी, कोई और तस्वीर सामने आ पाई उसके हाव भाव, उसके क्रियाकलाप को लेकर? और दूसरी बात, क्या आज फिर कहीं एटीएस या फिर एसटीएफ की टीम उसको लेकर जा सकती है क्या देर शाम तक? देखिए अमित, निश्चित तौर पर माफिया अतीक अहमद को उमेशपाल शूटआउट कांड में कस्टडी रिमांड सीजेब कोर्ट से मंजूर हुई है और पुलिस 13 अप्रैल की शाम यहां पर नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद और अशरफ को ले आई थी और लगातार उसके बाद से यहां पर पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। हालांकि माफिया अतीक अहमद चूंकि माफिया है और वो जानता है कि किन बातों के जवाब देने हैं, वो बहुत ही चालाकी से अपने जवाब दे रहा है। लेकिन चूंकि 13 तारीख को ही एसटीएफ के इनकाउंटर में माफिया अतीक अहमद का तीसरा बेटा, जो कि उमेशपाल शूटआउट केस में अभियुक्त था, 5 लाख का इनाम था, वो मारा गया। तो उसके बाद से वो काफी परेशान था और उसके चेहरे पर शिकन देखी जा रही थी और बार बार वो रो रहा था और कह रहा था कि वो सबसे बदनसीब बाप है कि जबकि वो अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए वो परेशान था। लेकिन कई घंटों की सिटिंग हुई और उससे पूछताछ हुई और तमाम मसलों पर उससे पूछताछ की गई। खासतौर पर जिस तरह से बात सामने आई थी, जो रिमांड आदेश था उसमें ही कहा गया था, उसने पुलिस के पूछताछ में कबूला था कि पाकिस्तानी कनेक्शन और ड्रोन से हथियार मंगाने को लेकर उस मामले में पूछताछ हुई। और कल शाम को जब यहां से अशरफ और अतीक को लेकर पूरा मुफ्ती थाने में गई पुलिस, तो करीब 25 मिनट तक वहां पर अतीक और अशरफ को रखा गया था और इसके साथ ही साथ उसकी निशानदेही पर कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के सैयद सरावा में जो छापेमारी मोहम्मद आजम के यहाँ की गई, वहां पर 10 जो असलहे मिले थे, 5 उसमें 2 राइफल है, 2 बंदूक है और 1 पिस्टल मिली है। तो ये माना जा रहा है कि ये बड़ी बरामदगी है। लेकिन उसके बाद चूंकि अतीक अहमद की तबियत खराब हुई तो उसे दोबारा यहाँ पर लाया गया और मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में उसका इलाज कराने के बाद दोबारा थाने ले आया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। करीब 1:45 बजे यहाँ पर यूपी एटीएस के करीब 7 अफसर यहाँ पर 2 गाड़ियों से पहुंचे हैं। ये सफेद रंग की गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की है, ये यूपी एटीएस की ही गाड़ी है और इस गाड़ी से भी आए हैं और एक गाड़ी पीछे टैंकर के खड़ी हुई है और काफी वक्त हो गया है, 2 घंटे का लगभग वक्त होने जा रहा है। वहां पर भी लगातार पूछताछ हो रही है यूपी एटीएस के द्वारा। ये माना जा रहा है कि जो आतंकी कनेक्शन है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है, हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है और जिस तरह की बात आई थी कि अंडरवर्ल्ड से भी इसके संबंध है, उस बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी ठीक है सर्वेश, समय का थोड़ा अभाव है, आप दोनों इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर प्रयागराज में पुलिस और एसटीएफ की पूछताछ के दौरान माफिया अतीक एक बार फिर से भड़क गया। माफिया अतीक जेल में मोबाइल इस्तेमाल करने के सवाल पर भड़क गया। अतीक ने झल्लाते हुए कहा कि वो जेल में मोबाइल कैसे चला सकता है, जेल में मोबाइल की सख्त मनाही है, क्या तुम लोगों को जेल का नियम नहीं पता है। वहीं असद के सवाल पर अतीक काफी भावुक हो गया। असद के सुपुर्दे खाक में नहीं जा पाने पर कहा कि वो दुनिया का सबसे बदनसीब बाप है, अपने बेटे के जनाजे को कंधा देना तो दूर, उसे मिट्टी तक नहीं दे पाए। एनकाउंटर में मारे गए उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी और माफिया अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का शव दफनाया गया। कब्रिस्तान में जाने के लिए रिश्तेदारों और करीबी लोगों को ही इजाजत दी गई थी। नाना, मामा और मौसा असद के जनाजे में शामिल हुए, लेकिन माफिया अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असद का जनाजा जब ले जाया जा रहा था कब्रिस्तान में, वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में यहां मौजूद लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है और तीसरी तस्वीर आप देखिए, असद को यहां पर दफनाया गया है। तो असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसी की 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। झांसी में पोस्टमार्टम हुआ, कागजी कार्रवाई के बाद शव को हैंडओवर किया गया और आज कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कब्रिस्तान में जब शव लेकर जाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जनाजे की नमाज यहां पर पढ़ी गई है। सिर्फ
खास लोग यहाँ पर मौजूद थे। परिवार और रिश्तेदारों को ही इजाज़त दी गई थी यहाँ पर आने की। असद को जब दफनाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कब्र पर फातिहा पढ़ी गई है। सबसे आखिरी तस्वीर आप वो भी देख सकते हैं। देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसारी मसारी के पास ही एक हाई राइज बिल्डिंग पर और आप देखिए कि यहाँ से साफ तौर पर कसारी मसारी का वो कब्रिस्तान दिख रहा है। सुरक्षा के व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ कब्रिस्तान के सुरक्षा घेरा है और छतों पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। लेकिन जहां पर वो पेड़ दिख रहा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि वहां पर मस्जिद है कब्रिस्तान की और अब देखिए फोर्स जो है वो धीरे धीरे कर कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा थे, जहां पर नीम का पेड़ है वहीं पर कब्र खोदी गई है जहां पर असद को दफनाया जाना है। लेकिन अभी वहां से फिलहाल भीड़ को हटा दिया गया है। लेकिन यहां पर अब मस्जिद के पास यहां पर शव पहुंच गया है, सीधे यहीं पर शव लाया गया है और जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके हिसाब से यहां पर नहलाया जाता है शव को। उसके बाद अन्य जो धार्मिक रीति रिवाज है, जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं। वहां पर चादर उड़ाया जाता है और उसके बाद यहां पर नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज पढ़ने के बाद यहां पर सुपुर्द खाक के लिए ले आया जाएगा। तो वो पेड़ जो है, जो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए, जहां पर कब्र खोदी गई वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर ये अभी दफनाने की प्रक्रिया होगी। चूंकि इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक यहां पर दफनाने के लिए किसी तरह के यहां पर वीडियोग्राफी की मनाही है और कोई भीड़ ज्यादा न हो, इसलिए यहां पर सुरक्षा। वहीं असद को सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के बाद असद के नाना ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। अब इस मौके पर, इस गम के मौके पर और हम ज्यादा कुछ ना बोल पाएंगे। अब परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं, हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हाँ, पड़ोसी भी हैं, सारे कुछ को नहीं। बॉडी हम लेने नहीं गए थे, बॉडी लेने उनके फूफा गए थे। परिवार के लोग और भी शामिल हैं, शामिल हुए हैं। नहीं, उनकी कोई बहन नहीं है। पुश्तैनी जो मकान जहाँ पर, वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। नहीं, देखिए हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीज़ें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाएगी। अतीक अहमद के चकिया स्थित घर के सामने दो महिलाएं पहुंची थीं। जब जनाजा आने वाला था दोनों महिलाएं रो रही थीं। पुलिस ने दोनों महिलाओं को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इस बीच 4 महिलाओं के मस्जिद में छिपे होने की आशंका के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कुछ महिला पुलिसकर्मी भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। असद को सुपुर्द खाक करने के दौरान 2 महिलाओं के अलावा 4 अन्य महिलाएं भी मस्जिद में छिपे होने की आशंका के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब असद को सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया चल रही थी और दूसरी तस्वीर में जनाजे में शामिल महिलाएं रोती हुई नजर आ रही थी। तो असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान आप देखिए ये 2 महिलाएं वहां पर रोती हुई नजर आ रही हैं। आशंका थी कि शाइस्ता भी असद के आखिरी दीदार के लिए आ सकती है, लेकिन फिलहाल यहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऐसी तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया गया। मस्जिद में भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था ऐसी आशंकाओं के मद्देनजर ही, लेकिन फिलहाल वहां पर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला और असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी आपसे।